लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ओके इसकी कैलकुलेटर की ट्रिक रह गई थी ना मेरे ख्याल में। चलो ओके वो देख लेते हैं। कैलकुलेटर की ट्रिक क्या डाल दो। बिल्कुल तो सर कैलकुलेटर के ट्रिक के लिए अगेन स्टैट्स मोड में आइए। अगेन ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 a प्लस बी एक्स में आओ। अगेन एक्स वाई का डेटा आ रहा होगा। अब एक काम करें जो हमने लास्ट सवाल सॉल्व किया था ये वाला, एक्स में एक्स का डेटा पुट कर दें और वाई में वाई का डेटा पुट कर दें। ये डेटा पुट करने पे दिखाता हूँ। एक्स में एक्स का डेटा पुट कर दो और वाई में वाई का डेटा पुट कर दो। शाबाश। एक्स में एक्स का डेटा पुट कर दें और वाई में वाई का डेटा पुट कर दें। डन, वैल्यूज पुट कर दी। ओके कर लें वैल्यूज पुट। डन। जब वैल्यूज आप लोग पुट कर दें तो वैल्यूज पुट करने के बाद आप एसी की प्रेस करें। अगेन शिफ्ट 1 प्रेस करो। शिफ्ट 1 प्रेस करने के बाद अगेन ऑप्शन 4 रिग्रेशन में आओ। 5 पे रिग्रेशन है। ऑप्शन 5 रिग्रेशन में आओ और रिग्रेशन में आने के बाद ऑप्शन 3 पे लिखा हुआ होगा स्मॉल आर। इस आर को प्रेस करो। क्या आ रहा है? 0.6030 आ रहा है। देखो 0.6030 हमारे पास आ रहा था। तो बाय कैलकुलेटर आप लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है ना। अपने माइंड डालें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको बताता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वेरिएशन बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब वेरिएशन बोले तो वेरिएशन में किस चीज की वेरिएशन बताएगा? एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की वेरिएशन बताएगा। एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की वेरिएशन बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स बोलो या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलो, एक ही बात है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितने परसेंट का चेंज आ रहा है कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताएगा। डिपेंडेंट है लिखा है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर इनटू 100। या तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर इनटू 100। बिल्कुल यूज कर सकते हो।
और सर एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट डिटरमिनेशन का, अंडर रूट बी इंटू डी, सी और सी का, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ बी मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ना, सिर्फ यहाँ ऐसे हो जाएगा। आर का फॉर्मूला था ना अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाई डी, अब आर का स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बी इंटू डी तो बचेगा सिर्फ, सही है ना, तो बी इंटू डी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो मेरे पास कोफिशिएंट डिटरमिनेशन आ जाएगा। सही है, आगे बढ़े, सवाल स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं, वेट फॉर मी। आगे बढ़े, चलो भाई, फिर सवाल मैं स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ आप लोगों की। सवाल में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6 शॉप्स इन अ मार्केट, वीकली टर्नओवर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ये एक्स की वैल्यूज है हमारे पास, वाई की वैल्यूज है, और लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मालूम करके दें। तो कोफिशिएंट डिटरमिनेशन के लिए सबसे पहले हमें सीओसी मालूम करना पड़ेगा। आप लोग सीओसी निकालोगे कोवेरिएंस वाले फॉर्मूले से, बाय कैलकुलेटर नहीं निकालोगे, तो कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला हमने लास्ट सवाल में सॉल्व किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वाला, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पास क्या निकालोगे, सीओसी निकालोगे और फिर सीओडी निकालोगे। शाबाश, शुरू हो जाओ। बी और डी नहीं निकालो ना, कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करो सीओसी निकालने के लिए, ताकि प्रैक्टिस हो उसकी। तो सीओसी जो है वो कोवेरिएंस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें, निकालें। हाँ देखो, अगर एक्स और वाई मुझे पता ना हो, मैं एक्स को वाई ले लूं, वाई को एक्स ले लूं, तब भी सीओसी तो सेम ही आना है ना। और मैंने एक सवाल, एक चीज देखी है, इसने कर लिया, मुझे सम बताओ, तो एक्स कितना है अहमद, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सर अगर हमने कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, बोलो भाई, n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस ओवर n इंटू एन माइनस वन, ऐसा ना। तो वैल्यूज अप्लाई करते हैं, तो n कितना है मेरे पास, 6 इंटू 95500 माइनस 1500 इंटू 330 ओवर 6 इंटू 6 माइनस 1। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 2600, ऐसा। फिर सर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालते हैं, उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ
n into sum of x square minus sum of x का whole square over n into n minus 1. 6 multiplied by 455,000 minus sum of x का whole square मतलब 1500 का whole square over 6 into 6 minus 1. क्या बनता है मेरा भाई? 126. सिमिलरली अगर हम अपने बाय स्टैंडर्ड ऑफ y निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y स्क्वायर, सम ऑफ y का सिक्स इंटू 20350 माइनस 330 का होल स्क्वायर मुझे बताइए कितना आ रहा है? 20.9. 7 के बाद क्या है? 76. तो अगर अपने पास हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो 2600 ओवर 20.976 मल्टीप्लाई बाय क्या बनता है ये? 0.97999 है ऐसे ही आ रहा है ना? मसला एक ही बात है आपको इसका मसला फिर सीओडी निकाल लेते हैं। तो कितना आ रहा है? 96.04. नहीं ना, स्क्वायर करो ना भाई। मतलब 96.04% की क्या आएगी? वेरिएशन आएगी, सही है ना? डन मेरा भाई, आगे बढ़े। बॉस एक ही है मेरा, उसी कॉल आती तो अब मैं एक और बॉस कहाँ से बनाऊं, तो इसलिए थोड़ा सा ना। अच्छा जी, तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमने जो है ये कोफिशिएंट और डिनोमिनेशन देख लिया। एक सवाल मैं स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ आपकी, उसको सॉल्व करिएगा। अच्छा चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं। अपने माइंड डालो कोफिशिएंट और नॉन डिनोमिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ जिस तरह से कोफिशिएंट और डिनोमिनेशन एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वेरिएशन बताता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बताता है। बस तरीका वही है, ये इंडिपेंडेंट की बताता है, सही है ना? लिख देते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल की बताएगा इसकी, और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। उसका तरीका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सी, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, COND। कोफिशिएंट और नॉन डिटर्मिनेशन निकालने का फॉर्मूला है 100% माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
क्या है फॉर्मूला? 100% माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन निकालूंगा, उसको 100 से माइनस करूंगा, अनएक्सप्लेन पे आ जाऊंगा। जैसे ऊपर वाला सवाल 96.04 आ रहा था, अब इसको अगर हम 100 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 3.96%। ठीक है ना? करके चेक करो, 3.96% आ रहा है। तो इसी को 100 से माइनस कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, क्या पूछो? मैं ये कह रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालने का फॉर्मूला है 100% माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। वही प्रोसीजर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने का। निकालने के बाद 100 से माइनस करा दूंगा, जो आंसर आएगा। जैसे 96.04 आया था, इसको 100 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 3.96% आएगा। आपने 100 बाद में माइनस कराया हो ना, बड़ी वैल्यू पहले माइनस होती है ना भाई, बड़ी में तो छोटी माइनस होगी, ठीक है? तो इस लिहाज से आप ये भी देख लो। मैं एक सवाल स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ मेरा भाई, और इसको सॉल्व करिएगा। मैनुअल। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी निकालें। एक चीज लिखी हुई है क्या? प्रोबेबल एरर एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। मैं एक बात बताऊं, ये एक चीज है प्रोबेबल एरर नाम की, जो कि स्टडी टेस्ट खोलोगे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में नहीं मिलेगी आपको। ये वो वाहिद चीज है जो कि स्टडी टेक्स्ट खोलोगे तो प्रोबेबल एरर नाम की कोई हेडिंग नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन एग्जाम में टेस्ट होता है। ठीक है? क्योंकि आई कैप ने कुछ बुक्स के क्या दिए होते हैं, रेफरेंसेस दिए होते हैं कि बंदा वो बुक भी देखे। अब 4 बुक के रेफरेंस है, हर बुक 1000 पेज की है, तो 4000 पेज पढ़ लोगे क्या? नहीं पढ़ोगे, कोई मसला नहीं, आपका भाई पढ़ के देगा आपके लिए। तो ये वो चीजें जो स्टडी टेक्स्ट से बाहर की है, लेकिन हम भी कवर कर। हाँ, कैसे फाइंड करोगे? कर सकते हो, अभी पढ़ेंगे ना, तो पहले ए और बी फाइंड करें, फिर सी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? शाबाश। चलो जी, तो फिर सर अगर हम बी निकालते हैं तो बी की वैल्यू क्या आती है? 0.666। और डी की वैल्यू क्या आती है? 5454। ठीक है ना? फिर सर अगर हम अपने पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें, COC, तो अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाई डी करते हैं, मतलब 0.666 मल्टीप्लाई बाई 0.5454। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आता है? 0.6026। एक तो ये आंसर हो गया मेरा पार्ट ए का। फिर पार्ट बी का अगर हम सॉल्व करें तो कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन निकालना है मैंने, सी और डी। तो करूंगा ये कि 0.6026 को 6026 का अगर मैं स्क्वायर करूं, मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, तो क्या बनता है? 36.312%। ऐसा? तो सर अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है तो 100 में से माइनस करूंगा 36.312, तो क्या बनता है? 63.688%। ऐसा? तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? आंसर्स हो जाएंगे। आओ एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मूव करते हैं। अपने पास हेडिंग डालो, अपने पास हेडिंग डालो, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर कुछ पॉइंट शो करता हूँ, उसको कॉपी करिएगा, फिर डिस्कशन करेंगे उस बारे में।
शाबाश, ये पॉइंट्स और फॉर्मूलाज कॉपी करो, डिस्कस करते हैं फिर। चलें डिस्कस करें। दो सवाल में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबल एरर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, टू चेक द रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मतलब ये देखें कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है, मतलब जो स्ट्रेंथ आई है, वो कितनी रिलायबल है, क्या मैं उन बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट कैसा, मिसाल के तौर के ऊपर आप सब जानते हैं इंडस मोटर्स, इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले इंडस मोटर्स ने क्या किया कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके प्लांट एक्सटेंशन अपना बढ़ा लिया कि अब जो है हम लोकली गाड़ी मैन्युफैक्चर भी करेंगे, ऐसी कुछ था शायद। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, एक लॉ पास हुआ कि अब नई गाड़ियां जो है वो जो टैक्स फाइलर होगा उसके नाम पर रजिस्टर्ड होंगी, अदरवाइज बंदा रजिस्टर अपने नाम पर नहीं करवा सकता। तो एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां थी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी और नई वाली जो है गाड़ियों की कम हो गई थी, ठीक है ना। तो हुआ ये कि अगर इंडस मोटर्स जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस चेक कर लेता कि हाँ यार कोरिलेशन जो है वो मार्केट के हिसाब से सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको अपना प्लांट बंद करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रिलायबिलिटी चेक करनी हो कि हाँ यार कितना रिलायबल है या नहीं है, तो हमें प्रोबेबल एरर नाम की चीज क्या होगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसके कुछ फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला तो एक ही है, 0.6745 ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है ना। रिमार्क्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्क्स को डिस्कस करते हैं। पहला रिमार्क्स क्या है, इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर, मतलब कि इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर, मिसाल के तौर के ऊपर आर की वैल्यू है 0.564 और प्रोबेबल एरर की वैल्यू है 0.969, तो प्रोबेबल एरर बड़ा है और आर की वैल्यू छोटी है, ऐसा ना। तो हम क्या कोड करेंगे, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, अहमियत नहीं रखती, ऐसा ना। पार्ट बी में देखो लिखा हुआ, इफ आर इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर देन देयर इज सर्टेन कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, थोड़ा रिलायबल है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम ये देखें कि आर है 0.968 और प्रोबेबल एरर है 0.0158, तो आर इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है, ऐसा ना। लेकिन एक बात है, जब आप थर्ड प्रॉपर्टी में आते हो, थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई होने के साथ साथ मैं सिग्निफिकेंट लिख के अपनी जान नहीं छुड़ाऊंगा, मैं सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं तो सिग्निफिकेंट लिख के जान नहीं छुड़ाऊंगा, मैं थर्ड प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, इसका मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से ही बड़ा हो, आर इतना बड़ा हो कि 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर भी छोटा हो, उसके आगे करके चेक कर लो। आर था 0.968 और अगर मैं 0.0158 को मल्टीप्लाई बाय 6 करूं तो ये कितना बनता है, 0.0948। आप देख सकते हैं स्टिल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। तो इस केस में मैं इस रेंज में फॉल नहीं करूंगा, मैं कहां प्रॉपर्टी में आ जाऊंगा, मैं सी प्रॉपर्टी में आ जाऊंगा। थर्ड प्रॉपर्टी में आके मैं हाईली सिग्निफिकेंट अपने पास मार्क करके आऊंगा। क्या बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आर तो छोटा है तो कोई मसला नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट लिख के टिका के आ जाएंगे, लेकिन अगर आर बड़ा होता है तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या करूंगा, लाजमी वेरीफाई करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आर जो है वो 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से ज्यादा हो तो मैं सिग्निफिकेंट मार्क करके आऊंगा, बस हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा होगा पेपर में, ठीक है ना भाई। तो इस तरह की अगर सिग्निफिकेंस आपको चेक करनी हो तो आप प्रोबेबल एरर के थ्रू चेक कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है, आओ इसको सवाल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ऊपर वाला सवाल था जी, मैं थोड़ी देर में दोबारा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अभी सवाल पे आए। सर सवाल में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना था, 0.6026। अगर मैं पार्ट सी के ऊपर प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करता हूं 0.97 0.6745 और 1 माइनस आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन नहीं रखूंगा, आर स्क्वायर की जगह कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर रखूंगा, मतलब एक्सक्लूडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा सीधा यहाँ रख देते हैं 0.626 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एन, कितना था एन 6026 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ कितना 8।
तो प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या आती है भाई, जरा बताइएगा। क्या आता है प्रोबेबल एरर मेरे बच्चों? पॉइंट 0.1518। ओके, जेंटेक्स एरर आया तो आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया होगा या ब्रैकेट ओपन नहीं किया होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देख सकते हो प्रोबेबल एरर क्या आया, 0. इसका मतलब r इज ग्रेटर देन 0.1518 है ना। अभी r की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो एक काम करो, थर्ड प्रॉपर्टी जरा वेरीफाई करो। इफ r इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो गई ना, r इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर। 0.6026 इज ग्रेटर देन 0.1518। तो सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, दैट इज 0.6026 इज ग्रेटर देन 0.1518 इनटू 6। क्या बनता है? इसका मतलब 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर ज्यादा हो रहा है, उल्टा हो गया ये। क्या बनना है? 0.9912। तो आप लोग देख सकते हो कि 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई। कहां, कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है? फिर सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो मैं अपने पास मार्क करके क्या होऊंगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। क्या? हाँ हाँ, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई थोड़ी हुई फिर। तो वापस सेकंड प्रॉपर्टी में चले जाऊँ। सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हुई थी ना। देखो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था, आर इज ग्रेटर देन एरर। तो सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो रही थी, थर्ड वेरीफाई नहीं हुई, तो सेकंड के लिहाज से मैंने सिग्निफिकेंट मार्क कर दिया। अगर थर्ड भी वेरीफाई हो जाती नीचे वाले केस की तरह, जैसे यहाँ थर्ड भी वेरीफाई हो गई थी, तो मैं हाईली सिग्निफिकेंट मार्क कर देता। प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो इसको अपने पास कॉपी कर लीजिए। कर लिया? ओके, क्या बात समझ में आती है मेरा भाई? हाँ लड़की, ओके। हाँ, बाद में अभी अभी एक टेम्पो बना हुआ अपना ना। डन मेरा भाई, आगे मूव करें हम लोग। चले भाई, एक सवाल और स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, आप लोग जरा उसको फटाफट से सॉल्व कर लें, फिर हम आगे मूव करेंगे। बिल्कुल चेक करता हूँ मेरा भाई।
चलो मेरा भाई, n कितना है? 9 है। सम ऑफ एक्स वाई कितना है? सम ऑफ एक्स वाई 283 पॉइंट। सम ऑफ एक्स कितना है? सम ऑफ वाई 6.625। तो 9 इंटू 9 माइनस 1 क्या आ रहा है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0.222125। ठीक है, तो फिर अगेन 9 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 83। और सम ऑफ एक्स कितना है? ओके, 9 इंटू 9 माइनस 1 ये कितना आ रहा है? ओके, तो अगेन 9 मल्टीप्लाई सम ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? कितना बड़ा? ओके, सम ऑफ पाई कितना है? क्या बनता है? 6.2871। तो ये जगह 0.22125 0.0412 मल्टीप्लाई बाय 6.2871 क्या बनता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8541। तो 0.85 4 का स्क्वायर इंटू 100 क्या बन रहा है? 79.94895। ठीक है, तो 0.8541 का स्क्वायर होगा अंडर रूट ऑफ 9। प्रोबेबल एरर क्या आ रहा है? 0.0608। और प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। इधर देखो भाई, तो सर सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट 0.85 है और प्रोबेबल एरर 0.602 है। तो सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो गई। इफ आर इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर, तो सर आर है मेरे पास 0.8541 और प्रोबेबल एरर है 0.0608। सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरीफाई है, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? चेक करते हैं। आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, तो 0.8541 और 6 मल्टीप्लाई बाय 0.0608। तो ये क्या आ रहा है भाई? मतलब स्टिल हमारे पास r इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर। तो मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाइड होती है। मैं अपने पास स्टेटमेंट कोड करता हूं इंटरप्रेट रिजल्ट में कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज हाईली सिग्निफिकेंट। ऐसा मैं जूम आउट कर रहा हूं। ये लो, डन। पिक्चर दे दो। ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, मैंने सब करा दिया उसके अंदर। एग्जाम में तो कोई एक चीज ही आएगी ना। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर उसने प्रोबेबल एरर मांगा कैलकुलेट करने को या मांगा रिजल्ट इंटरप्रेट करो तो पूरा ही आ गया। लेकिन जिस तरह से हमने मैनुअली प्रोसीड किया, फिर सीओसी कैलकुलेटर से निकाल लेंगे और फिर उस तरीके से अपने पास कर लेंगे हम। सही ना? फिर मैनुअली कौन जाएगा? एक काम करते हैं, मैं इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ऑफ करता हूँ। और कल हमारी रेग्रेशन एंड कोरिलेशन पे आखिरी क्लास होगी। रैंक कोरिलेशन एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो भी करेंगे। फिर कैलकुलेटर की ट्रिक भी देखेंगे उसकी, अगर होगी तो। और फिर इंशाल्लाह नहीं, एफएम में स्टार्ट नहीं करूंगा अभी। एफएम में टाइम लूंगा। ठीक है ना? मुझे अभी थोड़ी सी जरा बेस बनानी है और फिर हम बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, रिजल्ट इंटरप्रेट देखो, अगर सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई होती तो कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट मार्क करता। हाँ,
अगर थर्ड प्रॉपर्टी होती तो हाईली सिग्निफिकेंट, देखो हाईली सिग्निफिकेंट मार्क कर दिया वहां पे मैंने, सही है ना। चलो बस इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज।